बेटा, चलो मजदूरी पर जाने का समय हो गया है। हाँ पिताजी, चलो चलते हैं। कैलाश और अर्जुन दोनों मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं और वो मजदूरी करने गांव से एक कंपनी पहुंच जाते हैं जहां वो मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे। वहीं शाम को कंपनी से छुट्टी होने के बाद वो दोनों मिलकर अपने खेतों पर सब्जियों की खेती बाड़ी करने पहुंच जाया करते थे। मुझे तो बीज कम लग रहे हैं, लगता है और बीज लगाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं पिताजी, अब की बार जो पैसे मिलेंगे किसी तरह उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे बचाकर हम और बीज ले आएंगे। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। अर्जुन को अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ और अपने एक भाई जो अभी भी पढ़ाई कर रहा था उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था। वहीं कैलाश भी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से वो घिरा पड़ा था। इसी बीच कैलाश का छोटा बेटा माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, जिसके चलते उसे शहर में नौकरी मिल जाती है। पिताजी, बहुत अच्छी खुशखबरी है, आओ यहाँ बैठो। भैया आप भी बैठो। तभी उन दोनों की एक छोटी बहन प्रिया कहती है, क्या हुआ? ऐसी कौन सी खुशखबरी की बात है जो आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा? देरी मत करो भैया, जल्दी से बता दो, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। खुशखबरी की बात ये है कि मुझे शहर में नौकरी मिल गई है और अब मैं शहर में जाकर नौकरी करूँगा। धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियाँ कम होने लगेगी। माधव की बात सुनते ही घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उसकी भाभी आकांक्षा उसके पास आकर कहती है, देवर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। इस खुशखबरी का तो हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। चलो, कम से कम कोई तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। अब तुम्हारे ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं। भाभी जी, आप चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। फिर हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। अरे भाई, पहले तुझे खुशी खुशी कल शहर के लिए विदा तो कर दूं। चल मेरे गले लग जा, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अर्जुन अपने भाई माधव को गले से लगा लेता है। इतनी गरीबी और परेशानियों में भी वो लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। अगले दिन सुबह माधव शहर के लिए निकल जाता है, तो वहीं अब अर्जुन और कैलाश दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों के बोझ को संभालते रहते हैं। वहीं माधव शहर में जाने के बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसे अपने ही मालिक की बेटी से प्यार भी हो जाता है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तब से मुझे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ माधव। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं। तुम्हारे माता पिता मुझसे तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाएंगे। किसने कहा कि मेरे मॉम डैड मेरी शादी तुमसे नहीं करवाएंगे? अरे तुम हमारी कंपनी के सबसे होनहार लड़के हो और ये वाली बात डैड बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब बताया था। वो हमारी शादी करवा देंगे, उन्होंने खुद अपने मुँह से ये बात कही है। ये सुनकर माधव बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो चिंकी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में शहर में ही माधव चिंकी से शादी करके रहने लगता है। एक दिन अचानक से उसे अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिता का ख्याल आता है। आज तो माँ, पिताजी, भैया, भाभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काफी टाइम हो गया है, जब से शहर आया हूँ उनसे मिला ही नहीं। एक काम करता हूँ, आज उनसे मिलने ही चला जाता हूँ। माधव अपनी पत्नी चिंकी के साथ अपने गाँव पहुँच जाता है। वो जैसे ही अपने घर जाता है तो उसके माता पिता, उसकी बहन, उसके भैया भाभी ने सब्जियों के कपड़े बनाकर पहने होते हैं और घर की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। ये देखकर माधव अचंभित रह जाता है। इसके चलते वो अपनी माँ और अपनी बहन से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? इतनी परेशानी? और पिताजी की तबीयत कब खराब हुई? भैया को देखा उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये सब कब हुआ? मुझे तो कानो कान खबर नहीं मिला। बताओ माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो जानता ही है ना, तेरे बाबूजी और तेरे भैया एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन उस कंपनी में काम करने के दौरान तेरे भैया के ऊपर एक मशीन गिर गई, जिससे उनकी ये हालत हो गई। और उसके बाद से तेरे पिता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। हमने तुझे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुझसे बात ही नहीं हो पाई और तूने भी शहर जाकर मुड़कर तक नहीं देखा। आपके जाने से पहले मैंने पड़ोस की काकी से सिलाई सीखी थी और वो सिलाई अब मेरे काम आई। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे थे। धीरे धीरे हमें घर की चीज बेचकर गुजारा करना पड़ा और इसी के चलते अब हम लोग खेतों में जो सब्जियां होती है उसी के कपड़े बनाकर पहन लेते हैं और बची कुची सब्जियों को हम बेच देते हैं। अपने घर की ये हालत देखकर माधव को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वहीं उसकी पत्नी चिंकी उसके ससुराल वालों को देखकर अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये मैं किस कंजर खाने में आ गई। इन लोगों को तो रहने का कोई सलीका ही नहीं। ऐसा लग रहा है किसी जंगल के मोगली परिवार से मिल रही हूँ। देखो तो सही, कैसे सब्जियों को सील कर उन्होंने पहना हुआ है। चिंकी मन ही मन माधव के ससुराल वालों का मजाक उड़ा रही होती है कि तभी माधव बोल पड़ता है, माँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से जरूर भागता था, लेकिन अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। अरे बेटा, तू पहले ही एक बार हमें छोड़कर चला गया था और तूने पलटकर देखा भी नहीं। अब मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? मेरी पत्नी आपके पास ही रहेगी माँ। आपको भरोसा करना ही होगा अपने बेटे पर। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। चिंकी,
तुम मेरी माँ और मेरे परिवार के साथ रहो। चिंकी इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस गरीब परिवार के साथ रहे। वही माधव चिंकी को छोड़कर वापस शहर लौट आता है और आकर दिन रात नौकरी करता है और काफी सारे पैसे कमाने में लग जाता है। वहीं चिंकी माधव के ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। वो अपनी सास और ननद को ताने देती रहती थी, तो कभी अपने जेठ को उल्टा सीधा बोल देती थी, कभी अपनी जेठानी आकांक्षा के साथ रात को सोने से पहले ही बिस्तर पर पानी बिखेर देती थी। मेरा पति इन लोगों की वजह से मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन इन्हें क्या लगता है कि मैं इनकी खातिरदारी करूंगी? मैं इनका जीना दुश्वार कर दूंगी। चिंकी किसी की नहीं सुनती थी। वहीं एक दिन चिंकी घर से बाहर जा रही होती है, वो भी छोटे कपड़े पहनकर, जिसे देखकर उसकी सास सुष्मिता उससे कहती है, बहू देखो, हमारा गांव अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कहेंगे। मेरी बात मानो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ। मतलब अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। अपनी फालतू की बकवास अपने पास रखो। चिंकी ऐसे कहकर शाम ढले घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद कुछ गांव के बिगड़े हुए लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ओहो, क्या माल जा रही है, देखो तो जरा। आई चिकनी चमेली चिपके अकेली, पौआ चढ़ाकर आई, हाय 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 हाय, क्या माल है। जाहिल गवार हो, तुम्हारे घर के अंदर माँ बेटी नहीं है क्या जो एक लड़की को छेड़ रहे हो? माँ है, बहन है, बस तेरी ही तो कमी है। तू आजा, वो भी पूरा हो जाएगा, आजा ना। ये सुनते ही चिंकी उनके मुंह पर एक तमाचा मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन कालिया और रमेश उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे खंडहर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सुष्मिता एक लाठी लेकर आती है और दोनों को बहुत मारती है और अपनी बहू को बचाकर वापस घर ले आती है। इसी के चलते चिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से माफी मांगती है। सब्जियों के कपड़े पहनकर तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे ताकि कोई तुम्हारी बेइज्जती ना करे, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप इतनी दूर तक चली आई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब से आपका बेटा ही नहीं बल्कि आपकी बहू भी काम करेगी और घर की परेशानियों को दूर करेगी। सुष्मिता और घर के बाकी सभी लोग चिंकी को माफ कर देते हैं।